कप्पा परिवार को एक ऐसे रिसोर्ट में सस्ता अवकाश मिला जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता था। आप देखिए, वे कप्पा है जिनमें प्रिस्का, गाय और उनके 2 बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट शामिल है। आने के क्षण से ही उन्हें राजाओं की तरह माना जाता है। दंपत्ति को विशेष रूप से तैयार किए गए कॉकटेल मिलते हैं, जबकि मैडॉक्स और ट्रेंट को बच्चों के अनुकूल कैंडी स्टेशन ले जाया जाता है। और वहीं ट्रेंट की मुलाकात इदलीब से होती है, जो लगभग उसकी उम्र का एक और बच्चा है। इदलीब साल भर होटल में रहता है क्योंकि उसका चाचा मैनेजर है और दोनों बच्चे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। परिवार कमरे में चेक इन करता है और बच्चे स्विमिंग सूट में कूदते हुए रिसोर्ट के समुद्र तट की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेंट के मनोरंजन का विचार वयस्कों से पूछताछ करने के लिए दौड़ना है कि वे जीवनयापन के लिए क्या करते हैं, और वे 6 साल के बच्चे से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक आदर्श छुट्टी की शुरुआत है। लेकिन उस रात हम देखते हैं कि गाय और प्रिस्का बहस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वे तलाक लेने की योजना बना रहे हैं और वास्तव में नहीं जानते कि बच्चों को कैसे बताएं। इस प्रकार वे इस छुट्टी की व्यवस्था करते हैं, उम्मीद करते हैं कि खत्म होने के बाद उन्हें बता देंगे। और जब वे लड़ रहे होते हैं तो बच्चे अपने ही बेडरूम से सुन रहे होते हैं। वे खास बातें नहीं सुन सकते, लेकिन वे समझते हैं कि लड़ाई हो रही है। खुद को विचलित करने के लिए वे एक संदेश डिकोडिंग गेम खेलते हैं जो इदलीब ने उन्हें सिखाया था। अगली सुबह हम नाश्ते में अन्य परिवारों से मिलते हैं। वहाँ खूबसूरत क्रिस्टल, उसके पति चार्ल्स और उनकी 6 साल की बेटी कारा है, और चार्ल्स अपनी माँ एग्नेस को भी साथ ले आए। हम पेट्रिशिया और जारेन कारमाइकल को भी जान पाते हैं। पेट्रिशिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है, लेकिन यह जल्दी से हल हो जाता है क्योंकि उसके पति जारेन एक नर्स है। जब वे खा रहे होते हैं तो रिसोर्ट मैनेजर कप्पा परिवार को पास के एक विशेष एकांत समुद्र तट के बारे में बताता है, और वह उल्लेख करता है कि वह आमतौर पर किसी को इसके बारे में नहीं बताता। लेकिन चूंकि उन्हें उनका परिवार इतना पसंद है, इसलिए वह उन्हें वहां ले जाने के लिए भोजन और परिवहन की व्यवस्था करने की परेशानी उठा चुका है। नाश्ते के बाद कप्पा को एक बड़ी बस में लाद दिया जाता है, लेकिन पाते हैं कि क्रिस्टल और उसका परिवार भी सवार हो रहा है, और बस एक प्राकृतिक अभयारण्य में चली जाती है जो ऑफ लिमिट्स ये कहने वाले संकेत को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। ड्राइवर उन्हें समुद्र तट की दिशा में इशारा करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह उन्हें वहां खुद ले जाने या उनके बैग ले जाने में मदद करने से इनकार कर देता है। इसके अलावा उसने उन्हें एक बड़ी टोकरी भोजन पैक कर दी है, जितनी उन्हें समुद्र तट पर केवल आधा दिन की यात्रा के लिए आवश्यकता होगी। वो आदमी समझाता है कि वो शाम 5 बजे वापस आ जाएगा और फिर बिना किसी चिंता के गाड़ी दौड़ा देता है। दोनों परिवार पेड़ों के बीच से होते हुए एक संकरी गुफा में पहुंचते हैं, जो अंततः एक खूबसूरत छिपे हुए समुद्र तट तक खुलती है, जैसा कि रिसोर्ट मैनेजर ने वादा किया था। ये छोटा सा समुद्र किनारा पूरी तरह से एकांत में है, सिवाय इसके कि पास में एक चट्टान पर बैठा हुआ एक आदमी है। मैडॉक्स जल्दी ही चट्टान पर बैठे आदमी को देख लेता है, और ये कोई और नहीं बल्कि मिर्साइड सेडान, एक लोकप्रिय रैपर है। जबकि बच्चे समुद्र में खेलते हैं, प्रिस्का उन्हें कोरल के बहुत पास न जाने की चेतावनी देती है। इतने खूबसूरत दृश्यों के बावजूद वयस्कों के बीच अभी भी तनाव अधिक है। प्रिस्का और गाय झगड़ना बंद नहीं कर सकते, और चार्ल्स क्रिस्टल की सेल्फी लेने से परेशान है। जैसे ही बच्चे खेल रहे हैं, वे और भी अधिक अजीब चीजें देखते हैं, जैसे समुद्र तट पर बिखरे हुए जंग खाए हुए बर्तन या पानी में कोई मछली नहीं होना। और जैसे ही ट्रेंट खेल रहा होता है, उसके पीछे एक गोरा सिर तैरता हुआ आता है। खैर, वह चिल्लाता है। उसका पिता जांच करने के लिए दौड़ता है। वे दोनों मिलकर इसे समुद्र तट तक खींच लेते हैं। चार्ल्स तुरंत सेडान को अपराधी बताता है। आखिरकार सेडान समुद्र तट पर अकेला दूसरा व्यक्ति था, और इतना ही नहीं, उसकी नाक से लगातार खून बह रहा है। शायद उसका गोरी महिला के साथ झगड़ा हुआ और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया। सूडान यह समझाने की कोशिश करता है कि वे बस समुद्र तट पर घूम रहे थे जब यह गोरी महिला लापता हो गई, लेकिन चार्ल्स उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। और जैसे ही वे लड़ते हैं,
प्रिस्का अपने बच्चों को लाश से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रेंट शिकायत करता रहता है कि उसका स्विमसूट बहुत टाइट है। एग्नेस भी अजीब महसूस कर रही है, उसे लगता है कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है। चार्ल्स मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र तट पर कोई सिग्नल नहीं है। ठीक उसी समय पहले देखे गए कपल कारमाइकल्स गुफा से बाहर निकले। उन्हें असल में बाकी लोगों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो देर से आई बस में बैठ गए। जारेन वापस गुफा की तरफ दौड़ा, बस ड्राइवर को रोकने की कोशिश में, लेकिन गुफा से गुजरते हुए बेहोश हो गया। वो समुद्र तट पर तेज सिरदर्द के साथ होश में आया। इसी बीच क्रिस्टल को पता चला कि एग्नेस की सांसें चलना बंद हो चुकी है। जारेन, जो एक ट्रेंड नर्स है, और उसकी पत्नी क्रिस्टल, जो एक मनोवैज्ञानिक है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में 2 लाशें मिल चुकी थीं। ट्रेंट के मेडिक भी बदल रहे थे। ट्रेंट की आवाज अचानक बहुत गहरी हो गई और जारेन को ये मानना मुश्किल हो रहा था कि वो सिर्फ 6 साल का है। कैमरा घूमता है और हम देखते हैं कि बच्चे किसी तरह से बहुत बड़े हो गए हैं, इतने कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। सेडान भागने की कोशिश करता है और चार्ल्स उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जारेन के साथ पहले की तरह वो घाटी से बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि वापस समुद्र तट पर तेज सिरदर्द के साथ खड़े होते हैं। ये दर्द बहुत तेज सिरदर्द है, जैसे उनके सिर पर बहुत ज्यादा दबाव है, मानो वो गहरे पानी में हों। अब जबकि तीनों लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बेहोश हो चुके हैं, प्रिस्का सुझाव देती है कि वो समुद्र तट से निकलने का कोई और रास्ता खोजें, लेकिन वो हर बार उस घाटी के पास जाने पर बेहोश हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर वो 2 लाशों के साथ इस समुद्र तट पर फंसे हुए हैं और बच्चे तेजी से सारा खाना खत्म कर रहे हैं। चार्ल्स अपना आपा खो देता है और एक चाकू लेकर सेडान के गाल पर चीर फाड़ देता है। हालांकि कुछ ही मिनटों में घाव भर जाता है, सिर्फ एक निशान रह जाता है। प्रिस्का और चार्ल्स हवा में किसी तरह के वायरस का इल्जाम लगा रहे हैं और उन भारी लहरों को देखते हुए समुद्र से बाहर तैरना नामुमकिन है। प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और पता चलता है कि उसे काफी समय से एक ट्यूमर है, लेकिन समुद्र तट पर आने से पहले ये ट्यूमर छोटा और सौम्य था। अब ये सॉफ्टबॉल के आकार का हो चुका है और हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा होता जा रहा है। और जैसे ही ये ट्यूमर गुब्बारे की तरह फूलता है, प्रिस्का बेहोश हो जाती है। चार्ल्स को मजबूरन चाकू निकालकर वहीं समुद्र तट पर ही ऑपरेशन करना पड़ा। वो चीरा लगाता है, लेकिन सीडैन के साथ पहले जैसा ही हुआ, घाव तुरंत भर जाता है। पर ये अकेली समस्या नहीं थी। चार्ल्स को अपने दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे काफी समय से स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण थे, लेकिन समुद्र तट इस स्थिति को और बिगाड़ रहा था, जिससे इतना नाजुक ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह जारेन की हिम्मत दिलाने से चार्ल्स खुद को संभाल लेता है। वो फिर से चीरा लगाता है, लेकिन इस बार सब लोग रेत से लथे अपने हाथों से घाव को खुला रखते हैं ताकि चार्ल्स उस ट्यूमर को निकाल सके। कुछ ही सेकंड में प्रिस्का उठ जाती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। खरबूजे के आकार के ट्यूमर को देखना पहले से ही घिनौना था। ऊपर से सीडैन उस गोरी महिला की लाश को देखने जाता है और लाश को पूरी तरह सड़ चुका पाता है, मानो वो सालों से वहां पड़ी हो। प्रिस्का एक म्यूजियम क्यूरेटर है, मतलब उसे पुरानी चीजों का बहुत अनुभव है। उसका अंदाजा है कि लाश करीब 7 साल पुरानी जैसी दिख रही है। आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि समुद्र तट पर समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, बहुत ही तेजी से। सिर्फ आधा घंटा उनकी जिंदगी का 1 साल बन जाता है। प्रिस्का की गणना सही है तो बच्चों को इतनी भूख इसीलिए लग रही है क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में ही बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ रहा है। जारेन का अनुमान है कि इसका समुद्र तट के चारों ओर की चट्टानों से कुछ लेना देना है और शायद इसीलिए यहाँ से निकलना भी नामुमकिन है। चार्ल्स कहता है कि ये बकवास है, लेकिन फिर उन्हें कुछ एहसास होता है। ट्रेंट और कारा को बहुत देर हो चुकी है कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। वो ढूंढना शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें दोनों बच्चे किनारे पर पाते हैं, बचे हुए खाने के बैग से खाना खाते हुए। दोनों ही अब बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो चुके होते हैं और कारा तो बहुत जोर से गर्भवती है। हर पल उसका पेट और बड़ा होता जा रहा है।
प्रिस्का के हिसाब से वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अब चार्ल्स कारा को बच्चे को जन्म देने में मदद करने की कोशिश करता है, साथ ही अपने दिमाग की आवाजों से लड़ रहा होता है। गाय ट्रेंट को समझा रहा है कि कारा के साथ खेलने की वजह से वो गर्भवती हो गई है और ट्रेंट अभी भी मानसिक रूप से 6 साल का बच्चा ही है, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। क्रिस्टल मदद लेने के लिए भाग जाती है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो पता चलता है उसकी बेटी ने बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बच्चा मर जाता है। दरअसल समय इतनी तेजी से गुजर रहा है कि इतना नाजुक नवजात शिशु जिंदा नहीं रह सकता और चीजें और भी खराब हो जाती है। चार्ल्स अपनी समझदारी पूरी तरह खो देता है और सीडैन पर चाकू से हमला कर देता है, इसलिए वो तुरंत मर जाता है। क्रिस्टल को ये एहसास हुआ कि उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियां भी आती है, तो वो भाग गई। अब गम में सिर्फ कारा अकेली रह गई, जिसका अभी जन्म हुआ था। हाँ, वो सिर्फ 20 मिनट की प्रेग्नेंट थी, पर फिर भी बहुत बुरा लगा। जारन को लगा कि तैरकर बाहर निकलने से बचने का मौका मिल सकता है, इसलिए वो चला गया। अब सिर्फ गाय, पैट्रिशिया और प्रिस्का ही असली बड़े रह गए। जब गाय चार्ल्स से चाकू लेने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को बताया। हर परिवार में कोई ना कोई बीमार था। उनके परिवार में प्रिस्का का ट्यूमर था, फिर चार्ल्स को स्किजोफ्रेनिया और पैट्रिशिया को मिर्गी थी। यहाँ तक कि अकेले रहने वाले गोरा महिला और सेडान को भी बीमारियां थीं। वो अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि उसने रिसोर्ट के बारे में कैसे सुना। उसने बताया कि उसे फार्मेसी की रसीद के पीछे लगी लॉटरी से पता चला। इसका मतलब है कि उन्हें उनकी बीमारी की हिस्ट्री पता थी। बाद में मैडॉक्स ने तलाक के बारे में अपनी मां से पूछताछ की। प्रिस्का ने माना कि उसकी जिंदगी में कोई और था, लेकिन गाय को कभी पता नहीं चला। मैडॉक्स मजबूत बनने की कोशिश करती है और समुद्र में सोचने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे किसी की लाश से टक्कर लगती है। वो जारन था। शायद तैरते वक्त वो बेहोश हो गया होगा और फिर डूब गया। शायद गोरी महिला के साथ भी यही हुआ होगा। ज्यादा दूर तैरने से बेहोशी हो सकती है। इसी दौरान कारा खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ट्रेंट उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी मां उसे रोक लेती है। कारा चरती रहती है और जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचती है, बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कारा की मौत के बाद गाय कहता है कि उन्हें सबको साथ रहना चाहिए, और फिर पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं और वो मर जाती है। उसके जाने के बाद अब सिर्फ कप्पा परिवार बचा है। हाँ, और क्रिस्टल भी है, जो कहीं गुफा के अंदर है, जहाँ कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता। रात हो जाती है, परिवार आग जलाता है। गाय को दिखाई देना कम हो रहा है, जबकि प्रिस्का को सुनाई देना कम हो रहा है। अब पास बैठकर गाय उससे कहता है कि उसे हमेशा से ही अफेयर के बारे में पता था और अब वो ज्यादा गुस्से में नहीं है। प्रिस्का कहती है कि वो अपने पति के अलावा कहीं और नहीं रहना चाहती, और जैसे ही वो प्यार से बात कर रहे होते हैं, मैडॉक्स और ट्रेंट को बहुत सारी नोटबुक मिलती है। ये उन लोगों की है जो पहले यहाँ फंसे थे। पिछले ग्रुप में भी बीमार लोग थे और उनकी नोटबुक में उनके सारे नाम और पते लिखे हैं। कुछ डायरी एंट्री भी है जहाँ लेखक बता रहा है कि उसे लगता है ये समंदर किनारे के पत्थरों की वजह से है। इन खास मिनरल से कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी हो जाती है। तो ट्रेंट सोच रहा है कि अगर वो किसी तरह की धातु की नली बना ले तो वो पत्थरों के असर से बच जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही आइडिया है जैसा कोई 6 साल का बच्चा सोचेगा, इसलिए मैडॉक्स इसे नजरअंदाज कर देती है। फिर उन्हें दूर एक चट्टान पर चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो कैमरा है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। वापस कैंप फायर के पास चार्ल्स, जिसे हम पूरी तरह से भूल गए थे कि वो जिंदा है, चुपके से गाय पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाय अब लगभग अंधा हो चुका है, इसलिए वो उसे आता हुआ नहीं देख सकता। चार्ल्स हमला करता है और प्रिस्का को ध्यान देने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। हर बार चार्ल्स चाकू से गाय पर वार करता है, लेकिन घाव जल्दी भर जाते हैं। आखिरकार प्रिस्का को ध्यान आता है और सबसे पहले वो बच्चों को चेतावनी देती है। बच्चे भागकर पास की एक दरार में छिप जाते हैं
और वहीं उन्हें क्रिस्टल मिलती है। ट्रेंट माचिस जलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल उस पर हमला कर देती है, इस डर से कि उसका बूढ़ा चेहरा कोई न देख ले। वो बच्चों पर पत्थर फेंकती है, लेकिन उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, गलत तरीके से जुड़ती है और खूबसूरत महिला को मरने से ठीक पहले एक भयानक राक्षस में बदल देती है। इस बीच प्रिस्का जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर हमला कर अपने पति को बचा लेती है। चाकू का जंग जहर की तरह काम करता है, खून में फैल जाता है और उसे तुरंत मार देता है। और इसके साथ ही कप्पा परिवार वाकई में आखिरी बचा हुआ परिवार रह जाता है। वो आखिरी पलों में आग के पास सिमट जाते हैं। गाय प्रिस्का से कहता है कि वो किस बारे में लड़ रहे थे उसे याद भी नहीं है। उसे ये भी याद नहीं है कि वे समुद्र तट छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। आखिरकार ये जगह इतनी खूबसूरत है। खैर, बुढ़ापे की बीमारी शुरू हो जाती है और गाय मर जाता है। उसके कुछ ही देर बाद प्रिस्का भी मर जाती है। सुबह होते होते ट्रेंट और मैडॉक्स अपने 30 के दशक के आखिर में होते हैं। बचने की कोई उम्मीद के बिना मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। बचने की कोशिश करने के बजाय वो रेत का महल बनाने का फैसला करते हैं। ट्रेंट को अचानक याद आता है कि इदलिब ने उसे एक संदेश भेजा था जिसे उसे समझना था, लेकिन ट्रेंट ने कभी समय नहीं निकाला। मैडॉक्स हंसता है और उससे कहता है कि अब वो कोर्स समझ ले, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और ट्रेंट कोर्स समझ लेता है। उन्हें आखिरकार ये संदेश मिलता है कि मेरे चाचा को कोरल पसंद नहीं है। क्या इदलिब उन्हें चेतावनी दे रहा था या बचाने की कोशिश कर रहा था? वो समुद्र में और उस कोरल की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें पानी के अंदर एक सुरंग मिलती है। मैडॉक्स की शर्ट कोरल के एक टुकड़े में फंस जाती है और वो हवा खत्म होने पर उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। इस बीच दूरबीन लिए हुए कोई उन्हें ढूंढ रहा है। वो बस ड्राइवर है जिसका नाम थियो है। वो इंतजार कर रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं और वो रेडियो पर बताता है कि वो डूब गए। क्या आप निश्चित है कि वो बच नहीं पाए? दूसरी तरफ वाला निश्चित होना चाहता है, क्योंकि वो कोई और हादसा नहीं चाहता, लेकिन थियो निश्चित है। ट्रायल 73 के आखिरी सदस्यों के मरने के साथ थियो अपने उपकरण समेट लेता है और वापस बेस पर चला जाता है, जो वैज्ञानिकों से भरी एक हाईटेक लैब है। रिजॉर्ट का मैनेजर वहां था। उसने ट्रायल 73 के मृत सदस्यों के लिए एक पल का मौन रखने को कहा। उसने सबको याद दिलाया कि इस अजीब समुद्र तट की वजह से वो नई दवाइयों से हजारों लोगों की जान बचा पाए हैं। जाहिर है, ये रिजॉर्ट दरअसल एक दवा कंपनी का छलावा है। वो इस समुद्र तट का इस्तेमाल नई दवाओं के ट्रायल को तेज करने के लिए करते हैं। कुछ ही दिनों में ये पता लगा लेते हैं कि दवा काम करती है या नहीं, जबकि आमतौर पर इसमें सालों लग जाते हैं। स्वागत के वक्त जो ड्रिंक्स परिवारों को दिए गए थे, उनमें असल में हर किसी की बीमारी के हिसाब से दवाइयां मिलाई गई थीं। याद है जब ट्रेंट 6 साल का था और समुद्र तट पर सबसे पूछता था कि वो क्या काम करते हैं? वही जानकारी अब उसके बहुत काम आई। जिंदा बच निकले वयस्क ट्रेंट ने चमत्कारिक रूप से छुट्टी मना रहे पुलिस अफसर को वो डायरी थमा दी जो उन्हें मिली थी। पुलिस वाले ने उसे खोला और देखा कि अंदर के नाम उन सभी लोगों के हैं जो गायब हो गए थे। तो पता चला कि ट्रेंट और मैडॉक्स पानी के अंदर वाली गुफा में बच गए थे, जो रिजॉर्ट के समुद्र तट पर ही खुलती थी। और उस नोटबुक को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस को रिजॉर्ट ले आए, जिससे पूरी दवा कंपनी पकड़ी गई। एक हेलीकॉप्टर आया और पुलिस वाले दोनों बचे हुए लोगों को वापस घर ले गए। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।